नमस्कार साथियों, नर्सिंग ए टू जेड के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो एम्स है, जो CRE 2025 एग्ज़ाम हुआ था, उससे संबंधित एक नोटिफिकेशन आया है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है वो आप इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है इंफॉर्मेशन ब्राउचर फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड पोस्ट फॉर CRE 2025 से रिलेटेड। इसमें देखो, सबसे पहले बैकग्राउंड में दिया गया है कि CRE का एग्ज़ाम जो था वो कंडक्ट किया गया एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा। किसके लिए? रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस ग्रुप BNC पोस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड हॉस्पिटल्स में। ठीक है, अब ये CRE का एग्ज़ाम आपने दिया होगा, ये 25 से 27 अगस्त 2025 तक ये एग्ज़ाम हुआ था और इसमें नर्सिंग ऑफिसर जो हैं उसकी भी जगह निकली थी। अगर बात करें इसके तहत डॉक्यूमेंट जो है ये इशू किया गया है किसने? सेक्शन जो इसका सेक्शन था 11th, उसके तहत ये डॉक्यूमेंट इशू किया गया है। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है ऑनलाइन सीट एलोकेशन के लिए? तो इन्होंने ये दिया गया है कि जो जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट जरूरी नहीं है, जैसे जो नर्सिंग ऑफिसर है उसके लिए स्किल टेस्ट जरूरी नहीं है, तो उन पोस्ट में अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज जितनी भी सीट थी उसका 8x लिया गया है। ठीक है, तो उसके 8x जो बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं फॉर सीट एलोकेशन के लिए, मतलब वो आगे प्रोसेस में जा सकते हैं, सीट एलोकेशन उनको हो सकता है और उनको अपनी प्रेफरेंस चुनने का जो अधिकार है वो मिलेगा। बाकी जो पोस्ट ऐसी हैं जिनमें स्किल टेस्ट जरूरी है तो उनके लिए इन्होंने बात करें तो 16 टाइम्स जो है वो रखा है कैटेगरी वाइज सीट्स का। उसमें क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट के बाद एक और रिजल्ट आएगा जिसके बाद वो एलिजिबल होंगे सीट एलोकेशन के लिए। ठीक है, तो वो स्किल टेस्ट के रिजल्ट के बाद ऑनलाइन सीट एलोकेशन के लिए वो क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो इतना इसमें दिया गया है। अब इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है आपको कि क्या क्या आपको इसमें करना है सीट एलोकेशन के लिए। तो अगर प्रोसीजर देखें तो 2 स्टेप्स में ये होना है। पहला स्टेप होने वाला है प्रेफरेंस ऑफ द चॉइस या एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑर्डर। देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे ही आप इसकी एम्स CRE की वेबसाइट पे जाओगे, आप अपना डैशबोर्ड ओपन करोगे, वहाँ पे लॉगिन इन करोगे, जो उसका पासवर्ड है, ID है आपकी जिससे आपने एग्जाम ये भरा होगा। फिर आप ऑनलाइन सीट एलोकेशन एक्सेस पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पर देखोगे कि सेट ऑफ क्वालिफिकेशन, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगी गई थी तभी आपने ये एग्जाम भरा होगा, उसके आधार पर आप क्या करोगे? प्रेफरेंस ऑफ चॉइस। अगर आप क्वालिफाइड हो, जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप एलिजिबल हो, तो आप क्या करोगे? प्रेफरेंस ऑफ चॉइस जो है वो डालोगे और उसको सेव कर दोगे और लॉक कर दोगे प्रेफरेंस को। ठीक है, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है प्रेफरेंस ऑफ चॉइस का। उसके बाद स्टेप 2 होगा। स्टेप 2 में होगा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जो आपने प्रेफरेंस भरा है, जिस इंस्टीट्यूट में आपको जाना है, जिस पोस्ट के लिए जाना है, सारा कुछ भरना है आपको। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन होने वाला है रिजल्ट का और सीट एलोकेशन होने वाला है। तो प्रोविजनल सीट एलोकेशन मेरिट के आधार पर और जो आपने प्रेफरेंस भरी है उसके आधार पर होगा। उसके अलावा रिजल्ट जो है, रिजल्ट नोटिस जो है वो वेबसाइट पे आएगा आपको। ईमेल के जरिए जो है वो नहीं बताया जाएगा, वेबसाइट पे आएगा। तो वेबसाइट चेक करनी है आपको, हमसे जुड़ा रहना है, हम आपको बताएंगे इसी चैनल पे। उसके अलावा डाउनलोड करनी है प्रिंट सीट एलोकेशन लेटर। ठीक है, सीट एलोकेशन लेटर जो है वो डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट निकाल लेना है उसका, और फिर फिजिकली या इन पर्सन आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, सर्टिफिकेट्स के साथ, जो भी आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन में डाले होंगे तो उनके साथ पहुंचना है इंस्टीट्यूट में और अपनी ज्वाइनिंग जो है कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या दिया है? तो ये आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैसे डिटरमाइन होगा? तो जो पहले पब्लिश किया गया था, जितनी एलिजिबिलिटी मांगी गई थी फॉर द एम्स CRE एग्जाम, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, और वो उन्होंने बोला था लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो 31 अगस्त जो है वो 31 अगस्त नहीं, 31 जुलाई रहने वाली है। उसके तहत ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होगा। उसके बाद और इसमें दिया है कैंडिडेट अपडेट देयर क्वालिफिकेशन डिटेल मस्ट केयरफुली वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो अपनी क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स हैं उनको अपडेट कर सकते हैं ताकि उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो आ जाएं। साथ साथ में ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट की रहेगी कि वो एलिजिबल होता है या नहीं होता है। अगर उसके पास क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो उसकी जो बात करें तो सीट एलोकेशन, चाहे उसका मेरिट में फर्स्ट नंबर हो, नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये इसमें दिया गया है।
अच्छा ये देखो, सीट एलोकेशन बाय एम्स न्यू दिल्ली विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द चॉइस एक्सरसाइज एंड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विदाउट एनी फर्दर वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड द फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी कैरिड आउट बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। तो जो भी वेरिफिकेशन फाइनल होना है वो उस रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल के द्वारा होना है, ठीक है। और कब होना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम के दौरान होना है। चलिए उसके अलावा हम बात करें तो उसके अलावा यहाँ पे बात हुई है एक्सेस पोर्टल की। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, सबसे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको प्रेफरेंसेस बननी है। तो उसमें प्रेफरेंसेस में एक्सेस पोर्टल जो है ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन का आपके डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। जो जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं बच्चे उनके में, तो आपको डैशबोर्ड ओपन करना है अपना, और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरवर्ड पासवर्ड करके आप जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बनना है प्रेफरेंस ऑफ चॉइस, ठीक है। तो ये एक टाइम होगा, वन टाइम एक्सरसाइज है, एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की आराम से बनना है। एक बार अगर लॉक हो गई चॉइसेस आप चेंज नहीं कर सकते, बात याद रखनी है आपको। उसके अलावा चॉइस कैसे बननी है वो इसमें बताया है कि चॉइस कैन बी एक्सरसाइज ओनली आफ्टर क्लिकिंग द लिंक फॉर द ऑनलाइन सीट एलोकेशन अवेलेबल द क्वालिफाइड कैंडिडेट डैशबोर्ड और CRE 2025। मतलब 2025 में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, लिंक देखने को मिलेगी। क्या लिंक है? ऑनलाइन सीट एलोकेशन की, उसको क्लिक करना है। आप वहां पर प्रेफरेंस भर सकते हैं, ठीक है। चॉइस विल बी अवेलेबल इन अ पोर्टल टू चूज post in the applicable participating institute for applied group post and its order to preference as per matching eligibility criteria। और ये सब मतलब कुल मिला के आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चॉइसेस वहाँ पे बननी है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बनना है, प्लस आप किस पोस्ट के लिए, जो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उस पोस्ट का आपको वहाँ पे बात करें तो क्लिक कर देना है। अब चेक या अपडेट द सेट ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो आपको क्वालिफिकेशन का जो भी क्राइटेरिया है वो आपको चेक कर लेना है कि उस सीट के लिए आप क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखो सीट जो एलोकेशन है वो प्रोविजनली बेस्ड होगा कैंडिडेट की मेरिट पे और उसने क्या चॉइस भरी है, तो इसलिए चॉइस को अपने हिसाब से भरना है, ठीक है। विदाउट प्रायर वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी इट इज बात करें सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एंश्योर दैट द मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर क्वालिफिकेशन सेट सेलेक्टेड फॉर द रेस्पेक्ट, ठीक है। तो कुल मिला के यही दिया गया है। सबसे पहले ये आपसे चॉइसेस भरवा रहे हैं, मेरिट, और आपने जो चॉइस फिल की है उस आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा जो डॉक्यूमेंट्स का। अगर आप एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो उसकी आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। तो पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें, उसी के बाद आप अपना चॉइस फिल करें, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने दी है कि अगर कैंडिडेट इनकरेक्ट क्वालिफिकेशन सेट मिलता है बाद में तो क्या किया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा विदाउट एनी फर्दर क्लेम टू सीट एलोकेशन, ठीक है। वही बात है, जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि मान लो कोई कैंडिडेट एक्स है और उसको फर्स्ट रैंक मिली है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है उसमें उसने क्वालिफिकेशन आपकी अपनी गलत भर दी। मान लो उसकी क्वालिफिकेशन जो है जैसे इसमें अगर BSc नर्सिंग मांगी है, आपने GNM भर दी है, ठीक है। तो क्या होगा? उसको वाली से फर्स्ट रैंक है लेकिन उसका यहाँ पर सीट एलोकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो भी उसको सीट एलोकेट होगी वो चली जाएगी बेस्ट, तो आपको वो नहीं करना है ना, क्योंकि वो सीट दूसरे के काम आएगी, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, नो अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड टू मॉडिफाई द क्वालिफिकेशन सेट एंड रिक्लेम द सीट रिगार्डलेस ऑफ द कैंडिडेट रैंक। तो एक बार आपने भर दिया, क्वालिफिकेशन आपकी गलत है, तो उसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है। उसके बाद दिया है एक्सरसाइज ऑर्डर ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट एंड इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल। तो आपको जो एक्सरसाइज चॉइस है, अगर जो चॉइस फिलिंग करनी है उसके लिए आपको क्या करना है, तो ऐड करने के लिए कोई भी चॉइस आपको डिजायर्ड पोस्ट को सिलेक्ट करना है और इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है। जैसे आपको एम्स दिल्ली चाहिए या फिर एम्स भोपाल चाहिए, तो कौन सा आपको पहले नंबर पे रखना है वो आपके ऊपर है। एक चॉइस रिमूव करने के लिए डिलीट का बटन दबा सकते हैं। साथ साथ में अगर आपका एक बार आपने चॉइस फिल कर ली, ऊपर नीचे चॉइस प्रेफरेंस के हिसाब से जमाने के लिए उनको ड्रैग किया जा सकता है। लास्ट में आपको सेव एंड प्रोसीड का बटन दबाना है, जिससे आपकी जो चॉइसेस हैं वो सेव हो जाएंगी, ठीक है। कब तक कर देना है? ये 6 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट दी गई है, तो तब तक कर देना है। अगर आप नहीं करते हैं 6 अक्टूबर 2025 तो लास्ट जो सेव्ड होगा, तो चॉइस जो भी सेव होंगी लास्ट में वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगी।
दूसरी बात, अगर आप इन चॉइस को फिल नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो आपका जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं मानी जाएगी इसके लिए, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखो सबमिटिंग एंड लॉकिंग चॉइस में यही दिया गया है कि एक बार चॉइस सबमिट हो गई तो मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते किसी भी सरकमस्टांस में। और दूसरी बात ये दी गई है कि अगर एक कैंडिडेट एक्सरसाइज एंड सेव चॉइस बट फेल्स टू सबमिट, उसने सेव तो कर दी चॉइस, प्रेफरेंस भी भर दिया, लेकिन सबमिट नहीं किया है और लॉक नहीं किया है बिफोर द डेडलाइन, तो जो भी लास्ट सेव चॉइस होंगी, जो भी उनका ऑर्डर होगा प्रेफरेंस का, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी, मतलब सबमिट और लॉक्ड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है, मतलब आप अगर कुछ भी नहीं करते हैं, सेव नहीं करते हैं, प्रेफरेंस भी नहीं भरते हैं चॉइसेस को, तो क्या होगा, तो आप इन एलिजिबल माने जाएंगे सीट अलोकेशन के लिए, ठीक है। तो आप आज ही ये जो है अपना काम कंप्लीट कर दें। उसके अलावा व्यूइंग एंड प्रिंटिंग द चॉइस आफ्टर सबमिशन की बात है कि आपको उसके बाद चॉइस सबमिशन जब हो जाए तो आप अपने चॉइस जो है उनको देख सकते हैं, साथ साथ में प्रिंट निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट बटन पर दबाएं और प्रिंट निकाल के रखें उसका। उसके बाद आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 होगा, रिजल्ट आएगा जो भी ऑनलाइन सीट अलोकेशन हुआ है उसका, और वो रिजल्ट किसके आधार पे आएगा, तो बच्चे एक तो मेरिट के आधार पे रिजल्ट आएगा, प्लस आपने क्या भरा है प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस के आधार पे आपका रिजल्ट जो है, इन दोनों के आधार पर रिजल्ट आएगा, ठीक है। जब एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो देखो द रिजल्ट जो है ऑनलाइन सीट का वो आने वाला है कैंडिडेट की रैंक के आधार पर, एलिजिबिलिटी जो है आपके उसके आधार पर, और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर। ऑल ऑफर्स ऑफ सीट एलोकेशन शैल बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आपको एक सीट अलॉट हो जाएगी, लेकिन वो सीट अलॉट होने के बाद भी आपकी सीट कैंसिल हो सकती है अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या होगा, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, कब, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। मान लो आपको एम्स दिल्ली अलॉट हो जाता है तो आप वहाँ जाएंगे, फिजिकली जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिपोर्ट करेंगे वहाँ पर, वो चेक होंगे, अगर उसमें कोई गलती है तो भी आपका जो सीट है वो इन एलिजिबल हो जाओगे उसके लिए, नहीं तो आपका जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस द रिक्विसाइट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट और नोटिस एंड रेलिवेंट रूल्स, देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड एंड द ऑफर विल स्टैंड विड्रॉन, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने अगर सीट अलोकेशन मिल गया आपको, उसके बाद अगर वो सीट खाली रही तो आपकी जो सीट है वो क्या हो जाएगी, खाली रह जाएगी। तो बच्चे जो जिनको अगर इसमें बात करें तो जिनको एम्स सीआरई में नहीं जाना है, उनका कहीं और सिलेक्शन हो रखा है, वो इसको ना भरें, ठीक है, नहीं तो वो सीट जो है वो बेकार हो जाएगी, तो ये याद रखना। उसके अलावा subsequent process including verification, reporting, joining and any other formality shall be conducted by the respective institution hospitals as per their applicable rules and instructions। मतलब उनको अपना डीवी कराना है, उनको मेडिकल टेस्ट कराने हैं, तो जो भी मेडिकल टेस्ट हैं या डीवी हैं वो हर एक इंस्टीट्यूट का अपने रूल्स हैं, उसके आधार पर आपका होगा। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे आपको एक इंस्टीट्यूट जो है आप वहाँ पर जॉब पे लग जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन होगा कैंडिडेट के साथ वो कैसे होगा, ऑनलाइन मोड्स के द्वारा होगा, इंक्लूड द एम्स वेबसाइट हो, कैंडिडेट का पोर्टल हो, ईमेल हो और एसएमएस हो, ठीक है। एम्स न्यू दिल्ली शैल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी caused due to the candidates delay or failure in accessing these communication channels, ठीक है। अगर मान लीजिए आप के पास ये सूचना नहीं पहुंची इन कम्युनिकेशन चैनल्स के द्वारा, तो एम्स जो न्यू दिल्ली है इसका कोई भी जवाबदेही नहीं होगा, क्लियर बोला है इन्होंने। साथ साथ में अगर आप चॉइस फिल नहीं कर पाए तो बाद में आपका कोई भी बात करें तो इसका आप कोई भी केस नहीं कर सकते, ठीक है, इन्होंने क्लियर इसमें किया है। ऑल सीट एलोकेशन जो होगा वो प्रोविजनल बेस पे होगा, ठीक है, जब तक कि कैंडिडेट की प्रोड्यूस एंड गेट्स वेरीफाइड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द रेस्पेक्टिव एलोकेटेड इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल, ठीक है। तो जब तक आप प्रोविजनल बेस पे ही आपका सिलेक्शन माना जाएगा या सीट एलोकेट मानी जाएगी, जब तक आप फिजिकली वेरीफाइड नहीं करा देते, ठीक है। चलिए अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल अपने पास संभाल के रखिएगा कि एक आपका जो रिजल्ट आया है उसकी कॉपी निकाल लीजिए 2-3, वो चाहिएगी आपको। रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपने किया होगा जिसपे कैंडिडेट का सिग्नेचर, बिल्कुल कैंडिडेट का सिग्नेचर देख लेना आप, वो सब आप निकाल के रखिए। एडमिट कार्ड,
जिसपे कैंडिडेट का सिग्नेचर हो, वो आपके पास होना चाहिए। लेटर ऑफ सीट एलोकेशन डाउनलोड फ्रॉम डैशबोर्ड फॉर रेस्पेक्टिव ग्रुप पोस्ट, ठीक है। तो सीट एलोकेशन का जो लेटर है वो जो डाउनलोड हो जाएगा आफ्टर द सीट एलोकेशन, वो आपने पास रखना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रखना है, मतलब 10th की मैट्रिकुलेशन की जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम या एसेट सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है, अगर आपने कोई कैटेगरी से भरा है फॉर्म, SC हो, ST हो, OBC हो या EWS कैटेगरी हो, अगर आपकी PWD कैटेगरी है तो भी आपको जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और वो भी देखना है कि 6 मंथ का होना चाहिए एक, ठीक है। तो उसके आधार पर आप देखना कि जो PWD सर्टिफिकेट है शोइंग एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय ऑथराइज्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। उसके अलावा NOC होनी चाहिए, जो कि कहीं भी वर्किंग में है तो उनके पास NOC होनी चाहिए, तो आप अपनी NOC लेके रखें। साथ साथ में प्रूफ ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो आप जैसे आपको BSc की जो डिग्री है वो आपके पास हो, ठीक है। ओरिजिनल प्रोविजनल जो भी डिग्री है वो होनी चाहिए। RN सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके लिए पास होना चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर जितना मांगा है एक्सपीरियंस, उसके तहत आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रखना है। कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा हो, जिसमें आप आधार कार्ड आपका रख सकते हैं, ठीक है। या जो भी आपको ID कार्ड है वो आपको लेना है, और कोई भी सर्टिफिकेट जो भी आपका एम्स जब नोटिफिकेशन निकालेगा अगला तब, ठीक है। तो बिल्कुल सबसे पहले आपका काम क्या है, सबसे पहले आपका काम है सीट जो है प्रेफरेंस सेलेक्ट करना, और प्रेफरेंस बच्चे अच्छे से सेलेक्ट करना ताकि आपको एक आपका जो डिजायर्ड इंस्टीट्यूट है वो मिल सके। और एक बात ध्यान रखना कि जिसको नहीं जाना है कहीं तो वो वाली सीट ना बिगाड़ें, ये कंफर्म रखें। आपको मान लो एम्स अगर दिल्ली ही जाना है तो केवल एम्स दिल्ली भरें, ठीक है, कि आप ऐसे करके ना भरें कि जिससे दूसरों की सीट बेकार हो, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये थोड़े FAQ हैं, इनको आप देख सकते हैं कि क्या पूछा है। बाकी सारा नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत है नोटिफिकेशन संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। बस आपका एक काम है 6 तारीख से पहले पहले अपनी सीट्स जो हैं, प्रेफरेंसेस जो हैं उनको भर लें, ठीक है। धन्यवाद।